हेलो विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है इस इतिहास क्लास में। हम लोग इतिहास के चर्चा को आगे बढ़ाए थे और लौह काल तक पढ़ चुके हैं। लौह काल तक कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे। हम लोग इस क्लास में सिलसिलेवार ढंग से इतिहास की जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि नॉलेज और एग्जाम दोनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हो जाएं और हमारे जो कॉन्सेप्ट है और फैक्ट की जो जानकारियां हैं वो हमारे भी क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पाषाण काल के अगली कड़ी, जो अगली कड़ी है पाषाण काल की, उस पर डिस्कशन करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, इसमें जानेंगे कि इसकी खोज भारत के किस इलाके में हुआ है, इसका वितरण के कौन कौन से साइट्स हैं, इसमें कौन से मुख्य संस्कृतियां हैं, ताकि हम लोग इसके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसके सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर कर सकें। विद्यार्थियों, और हम लोग इसके वितरण के साथ साथ जो इसमें चीजें पाई गई है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको जानेंगे। उन आर्कोलॉजिकल साइट से जो हमें प्रमुख जो साक्ष्य मिले हैं उस पे हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं ताम्र पाषाण काल के। ठीक है, ताम्र पाषाण काल के सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं और इसके नामकरण में क्या कॉन्सेप्ट छिपा है उसको जानते हैं। इसे आखिर ताम्र पाषाण काल क्यों कहा गया? देखिए, इसके पीछे रीजन है धातु का उपयोग। धातु का उपयोग, साथ में पाषाण का उपयोग। पाषाण का उपयोग, इन चीजों का साथ में उपयोग हो रहा है, इसीलिए इसको ना ताम्र पाषाण काल कहा गया। इसके अब दो चीजें आती हैं कि इसका कालक्रम कब था, तो इसका निर्धारण कैसे किया गया। इसमें दो बातें सामने आती है, एक आती है तकनीक की दृष्टि से और एक होता है कालक्रम, टाइम पीरियड जो इसका है उसके दृष्टि से। अगर हम लोग तकनीक के दृष्टि से देखें तो तांबा का खोज कांसा से पहले हुआ है। ठीक है, कांसा से पहले हुआ है, जो कांस्य है उससे पहले हुआ है। लेकिन इसको कांस्य युग के बाद क्यों रखा गया? इसके पीछे रीजन ये है कि जो इसका कालक्रम है, जो इसके टाइम पीरियड है, सो ये कांस्य युग के बाद मिले हैं। कांस्य युग के बाद मिले हैं। कांस्य युग में हम लोग मुख्यतः किसको रखते हैं? हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है बच्चे, वो हमारे जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे इससे पहले हुआ है उसकी घटनाएं। लेकिन अगर तकनीक की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में देखा जाए, ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे पहले जो किसी मेटल्स का उपयोग हुआ है, उस मेटल्स में कौन सी मेटल्स आती है? हमारे कॉपर आती है, ठीक है, तांबा आती है। उस तांबा के आधार पे उस जो मेटल्स का उपयोग किया मनुष्य, वही उस धातु का संलग्न करके पाषाण के साथ यूज किया, पत्थरों के औजारों के साथ यूज किया, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा। जनरली जो इतिहासकारों ने तांबा का समय पीरियड रखा है वो 5000 बीसी, जो अभी तक साक्ष्य मिल चुके हैं। मनुष्य जो यूज करता था कॉपर को 5000 बीसी पहले करता था उपयोग, उससे अभी तक लगातार जारी है। देखिए, अगर हम लोग अभी के समय में देखें तो कॉपर का जो इंपॉर्टेंस है, देखिए जो घरों में वायरिंग्स होते हैं उसमें कितनी इंपॉर्टेंस है ताम्र का, तो समय के अनुसार इसका यूज और इसके उपयोगिता में बदलाव आते गया। जो इसका उपयोग करने के तरीके थे बच्चे, उसमें चेंज आते गया।
अभी हम लोग विभिन्न तरीके से इसको यूज करते हैं, अभी हम लोग टेक्नोलॉजी में इसका यूज करते हैं। उस समय भी इसका यूज शुरू में किया गया हथियारों के रूप में, फिर धीरे धीरे इसका उपयोग बढ़ते गया बर्तन के अटेंशंस के रूप में। तो बच्चे आप जानेंगे अब इसके मुख्य मुख्य तथ्य को हम लोग जानते हैं। इसमें प्रमुख तथ्य कौन सी है, कौन सा साक्ष्य है। जैसे कि आप सुने होंगे या फिर कहीं अध्ययन किए होंगे, एक फेमस हिस्टोरियन है लियोपोल्ड वॉन रोंके। जो रोंके हैं जर्मन हिस्टोरियन थे। इन्होंने जो अपने कथन कहे कि इतिहास तथ्य आधारित होता है, मतलब कि तथ्यों का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है हमारी इतिहास में। अगर तथ्य तार्किक हैं तो इतिहास हमारा तार्किक लिखा जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यह है इतिहास की तार्किकता के विषय में जो रोंके बोले हैं, तथ्यों आधारित इतिहास होना चाहिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि साक्ष्य इन्हें प्रमाणित करती है। तो देखते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कब से मिले हैं। ठीक है, जो ताम्रपाषाण काल है उससे पत्थर भी मिला है हमें और धातु भी मिला है। ये भी हम लोग जान चुके हैं। इसको देखेंगे, धातु का मिला है तो 5000 BC में मिला है जो तांबा है। कांसा भी जो इसमें है, क्या है कि जो एलॉय है कांसा, वो भी मिलते हैं डेमाबाद से। लेकिन चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे इसको पढ़ते हैं। देखिए नवपाषाण युग, जो नवपाषाण युग समाप्त हुआ ना, जब इस नवपाषाण युग समाप्त हुआ, जब नवपाषाण काल में क्या था, सिर्फ पत्थर के ही लोग उपकरण यूज कर रहे थे, हथियार यूज कर रहे थे। लेकिन अब क्या करें, मनुष्य धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को, उसका जो प्रौद्योगिकी है आगे बढ़ती है और उसके बाद पत्थर और धातु को साथ में उपयोग करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे भारत में साक्ष्य मिल रहा है उत्तर प्रदेश में मिला। उत्तर प्रदेश जो कानपुर का बिठौर वाला इलाका है, वहां से एक बर्छे मिला, एक बर्छा मिला। ठीक है, जो तांबा का था। उस बर्छे के आधार पे फिर उसमें रिसर्च हुआ तो पता चला ये एक अलग काल पीरियड की है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे इसमें और अन्वेषण होते गए और साक्ष्यों की खोज हुआ। ठीक है, डिस्कवरीज होते गए और उसके बाद फिर इसका नाम रखा गया ताम्रपाषाण काल। समझ रहे हैं कि नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके नाम लिखने के इसका जो नामकरण करने के प्रति जो इसका लॉजिक है वो यही है। तांबा जो एक धातु था और पत्थर के औजार मिले हैं। और देखेंगे कि इस काल में लोग ना मिट्टी के भी कुछ चीजें यूज कर रहे थे। मिट्टी के जैसे कि ओसीपी मृदभांड इस कालखंड के विशेष मृदभांड है, वही पोट्री। अभी हम लोग गांव की तरफ गर्मी के समय में यूज करते हैं ना, जो घड़ा, एक उसी टाइप से सामानों को रखने के लिए इस काल पीरियड के जो ह्यूमन थे, जो लोग थे, उन्होंने उसका उपयोग किया, ओसीपी का। ठीक है, ओसीपी का मतलब क्या होता है? अकर कलर्ड पोएट्री। ये पोएट्री विशेष मृदभांड था इस कालखंड के। इस संस्कृति के लोग जो थे बच्चे, जैसे कि अगर अभी देखा जाए वर्तमान में, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास का जो सबसे बेस्ट परिभाषा है, सबसे अच्छी परिभाषा है, वो कौन सी है? इतिहास भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये तीनों कालखंडों के बीच अनवरत संवाद है। तो अभी के समय में हम लोग अगर देखें तो अभी शहरी जीवन भी है और ग्रामीण जीवन भी है। तो ये लोग जो थे उसी ग्रामीण जीवन, ठीक है, जैसे गांधी जी बोले हैं ना, गांधी जी एक कथन है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती। तो उस ग्रामीण इलाके के लोग थे ये आपके ताम्रपाषाण के लोग। तो इनके ये कथन था गांधी जी का। उसी से अगर कोरिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रामीण, तो देखिए ग्राम के लोग अभी के समय में देखें तो ग्राम के लोग क्या उपयोग करते हैं जनरली, उसके जीवन शैली कैसे होते हैं, तो उसी टाइप से इनकी भी जीवन शैली थी। ठीक है, इनकी भी जीवन शैली थी। अगर हम देखें भारत के जो प्रमुख क्षेत्र है जहां से ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन से इलाके हैं? तो यहां आपको देखिए, यहां मैप दिख रही है आपको, तो ये राजस्थान वाली इलाका और आपकी उत्तर प्रदेश की इलाका और मध्य प्रदेश की इलाका, ये सब महाराष्ट्र के इलाका, इस पूरे इलाके में हमें क्या मिला है? इस पूरे इलाके में हमें मिला है इस काल से रिलेटेड चीजें मिली है। समझ रहे बच्चे?
कि ताम्र पाषाण काल से रिलेटेड चीजें हैं। अगर हमको इससे मैप बना के भी देखें तो देखिए, जो जैसे ये भारत है, तो ये वाला जो ये वाला इलाका है बच्चे, इसी इलाका में ताम्र पाषाण की चीजें मिली हैं। ठीक है, ये राजस्थान हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ठीक, और आपका ये हो गया बंगाल वाला इलाका, मध्य प्रदेश के इलाका, महाराष्ट्र के इलाका। इन्हीं इलाकों से हमें ताम्र पाषाण के काल की चीजें मिली हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, तो इन इलाकों से हमें ये चीजें मिली हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें संस्कृतियां कौन कौन सी है। अलग अलग संस्कृतियां मिली हैं इस कालखंड से, हमें इस कालखंड से अलग अलग संस्कृतियां मिली है। जैसे कि आप देखेंगे गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति। दूसरे देखेंगे आप मालवा संस्कृति, फिर देखेंगे आप आहड़ संस्कृति, और जौरवे संस्कृति। ये इस कालखंड की सबसे लास्ट की संस्कृति थी, अंतिम। और प्राचीन संस्कृति आपकी गणेश्वर की थी, और अंतिम थी जौरवे संस्कृति। इसका कालखंड देखेंगे आप तो 1500 से लेकर आपका 700 के बीच में आता है इसकी कालखंड। जो मालवा संस्कृति है बच्चे, और एक गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति को देखा जाए तो इसका जो समय काल है आपका वो 2800 से लेकर 2800 बीसी से लेकर आपका 2200 बीसी तक है। एक मिनट, जो गणेश्वर संस्कृति है आपका वो 2800 बीसी से लेकर 2200 बीसी तक है गणेश्वर संस्कृति। यही सबसे प्राचीन संस्कृति है इस सभ्यता, इस काल पीरियड की। जो ताम्र पाषाण काल पीरियड है, इस काल पीरियड की सबसे प्राचीन है आपकी गणेश्वर संस्कृति। इसमें एक और जोधपुरा संस्कृति भी इसी से मिला जुला रूप है। इसी का जोधपुरा जो है आपका, जोधपुरा और गणेश्वर, ये दोनों मिलकर एक संस्कृति है। जो इसका कालखंड है 2800 से 2200 बीसी के बीच में है। जो जोधपुरा है वो साहिबी नदी के किनारे पूर्वी राजस्थान में है, और गणेश्वर जो आपका है वो उत्तरी राजस्थान में है, कांतली नदी के किनारे। समझ रहे हैं कि नहीं बच्चे? तो ये गणेश्वर है, ये राजस्थान से रिलेटेड है गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति यहां से मिला क्या क्या है, जिस साक्ष्यों के आधार पे इसको अलग संस्कृति नाम दिया गया है, उनमें से देखें तो हमें तांबा का उपकरण मिला है, तांबा का उपकरण मिला है। ठीक है, प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा मतलब प्री हड़प्पन एज, उस कालखंड से रिलेटेड कुछ चीजें मिली है हमें। चूड़ियां मिली है, सारे जो ये चीजें हैं किस चीज के हैं, सब तांबे के हैं। चूड़ियां मिली है हमें, छैनी मिला है, ठीक है, जो कि गणेश्वर से मिले हैं, गणेश्वर संस्कृति से मिला है। गणेश्वर है कहां? आप लोग खेतड़ी के नाम सुने होंगे, खेतड़ी ब्रिज जो राजस्थान में है, जो खेतड़ी वाला इलाका है उसी के नजदीक में ये है आपका गणेश्वर। इसकी खोज किसने की थी गणेश्वर की संस्कृति की? तो आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल का संबंध इस संस्कृति से है, गणेश्वर संस्कृति से, जो कि ताम्र पाषाण काल की एक संस्कृति है। और एक महत्वपूर्ण चीज जो मिली है, मछली पकड़ने के कांटे। मछलियों का शिकार ना बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। आखिर
जो मछली पकड़ने के काम बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन अब किससे होने लगा मछली पकड़ने का काम? धातुएं से। जो कांटा होता है ना मछली पकड़ने के लिए कांटा, उसका उपयोग अब तांबा से बढ़ने लगा। अब बच्चे हम लोग सीखेंगे आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति के विषय में जानेंगे। इसके टाइम पीरियड पे अगर नजर दौड़ाएं, इसकी जो टाइम पीरियड है अगर उस पे नजर दौड़ाएं तो ये 2100 से लेकर 2100 बीसी से लेकर 1500 बीसी के आसपास है, इस समय काल में है आहड़। आहड़ भी आपका राजस्थान में है। आहड़ जो है आपका वो भी कहाँ है? राजस्थान में है। देखिए अब यहां से जो चीजें मिली है, सबसे पहले जानते हैं कि ये है कहाँ। तो जो बनास नदी घाटी है, बनास नदी घाटी वहां पे है आहड़ संस्कृति के साक्ष्य मिले हमें वहां से। और जो एक यहां से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिला है, बनासियन बूल। ठीक है, यही बनास नदी की घाटी को मिला, इसलिए बनासियन बूल बोला गया। वहां से जो एक बूल का साक्ष्य मिला है, मिट्टी का बना हुआ है, वो इसी इलाके से मिला है, बनासियन बूल। ठीक है, नहीं सॉरी, मिट्टी से नहीं, तांबे से बना हुआ है। इसकी खोज किए थे किसने? बीएन मिश्र। तो देखिए, खोजकर्ता और साक्ष्य एवं वो किस राज्य में स्थित है एवं किस इलाके में स्थित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे हिस्ट्री के नजर से, क्योंकि इसका वितरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो वहां से साक्ष्य मिले, वो साक्ष्य के आधार पर इसके कालखंड का पता चलता है ना। और हम लोग और देखें तो जो आहड़ संस्कृति है, यहीं से लिप्रोसी जो कुष्ठ रोग है उसका एक प्राचीन, एक मानो कि खोपड़ी कंकाल मिला है, सॉरी खोपड़ी नहीं, पूरा कंकाल ही मिला है। तो उस कंकाल के जो रिसर्च किया गया तो पता चला कि वो लिप्रोसी का शिकार था, मतलब कि कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग का जो साक्ष्य मिला है बच्चे हमें, वो हमें आहड़ संस्कृति से सबसे प्राचीन मिला है। मतलब कि ये 2100 बीसी से लेकर 1500 बीसी के आसपास व्यक्तियों में ये बीमारी होता था, जो अभी भी होता है। ऐसे तो इसे छुआछूत का रोग माना जाता है, लेकिन ये वास्तव में छुआछूत का नहीं है, क्योंकि इसमें अंगों का सड़ना शामिल होता है। ठीक है, ये उदयपुर वाला जो इलाका है, उदयपुर का जो इलाका, उस इलाके में है। अब यहां इसका जो प्राचीन नाम अगर देखें, देखिए पहले के समय में इसको दूसरे नाम से लोग जानते थे, ताम्बवती। वही तांबा से कोरिलेट करता है, समझे कि नहीं? यहां से 6 तांबा का मुद्रा मिला है, यूनानी भाषा का लेख मिला है, ये सब चीजें वहां से मिली हैं हमें, वहां से मिले हैं। यहां से एक ना बहुत ही प्रमुख चीज मिली है, बहुत ही प्रमुख चीज। वो क्या मिला है कि परस्तर उद्योग। ठीक है, परस्तर उद्योग मिला है यहां से, सूक्ष्म पाषाण उपकरण की। यहां से सूक्ष्म पाषाण का उपकरण नहीं मिले हमें, सूक्ष्म पाषाण का उपकरण नहीं मिले हैं। बनासियन बूल, ठीक है, अनाज रखने के लिए जो कोठ। अभी गांव में जाएंगे, जनरली देखेंगे आप, गांव में लोग ना कोठी रखते हैं, उसको यहाँ के लोग इतिहास में उसको, वो झारखंड वाला इलाका में अगर जाएंगे आप तो देखेंगे वहां अभी भी वहां के जो गांव के लोग हैं वो कोठी बनाते हैं मिट्टी की। वो जो कोठ होता था, वो कोठ ना इसी को प्रदर्शित करती है, इसी को इंगित करती है। तो ये थे हमारे आहड़ संस्कृति के चीजें, जिससे हमें इसके विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, और यहां से हमें अनाज के भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब चीजें मिले हैं।
और ये जो आहर संस्कृति के जो प्रमुख अनाज थे वो थे आपके बाजरा और गेहूं, ये सब चीजें, चावल, ये सब प्रमुख चीजें थे इस संस्कृति का। आगे हम लोग जानेंगे कि और मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के इलाका में था, मध्य प्रदेश उज्जैन वाला इलाका में, और उज्जैन के अलावा हमें जो मिलते हैं इसके साक्ष्य मालवा, लगभग पूरे मालवा घाटी में, ठीक है। यहाँ की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो मृदभांड, यहाँ जो मृदभांड मिला वो विशेष प्रकार का मृदभांड मिला है, वो मालवा से मिला है, ठीक है। चरखे और तकलियां मिली, जिससे पता चलता है कि वहां के लोग सूत भी काटते थे और कपड़े भी बनाते थे, ये सब चीजें मिली हैं। जो मालवा संस्कृति है उनसे और एक जगह रिलेट करता है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अगर आप छोड़ दें, आप कोंकण वाला इलाका छोड़ दें, तो लगभग पूरे महाराष्ट्र में इस काल से रिलेटेड चीजें हमें मिली हैं, ठीक है ना। जो मालवा संस्कृति से है, इस संस्कृति से और जगह है, जो आपका नागदा हो गया, महेश्वर हो गया, नवदा टोली हो गया, और कायथा। कायथा इसका प्रमुख स्थल है, इसीलिए इस मालवा संस्कृति को हम लोग कायथा संस्कृति भी कहते हैं। तो बच्चे ये थी हमारी मालवा संस्कृति। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, क्या साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पे इतिहासकारों ने इसे मालवा संस्कृति कहा है, ठीक है। यहाँ से शवों के दफनाने, जो उत्तर दक्षिण में शव दफनाए जाते थे, उसका साक्ष्य मिला है आपके मालवा संस्कृति से। और जो नवदा टोली है, वहां से जो चीजें मिली है आपका, वो सबसे विस्तृत चीजें मिली। वहां जो इसका नवदा टोली था वो सबसे विस्तृत इलाके थे, ठीक है ना। यहां से लगभग सभी अनाज मिला, जैसे कि गेहूं, तीसी, सरसों इत्यादि, लगभग सारे अनाज जो आज हम लोग यूज करते हैं, जैसे खेसारी, ये सब चीजें भी हमको मिलेगा मालवा संस्कृति से। मालवा संस्कृति से मिले हमें, मालवा संस्कृति से। इसका सबसे एक हो गया आपका कायथा और एक नवदा टोली, ये दो प्रमुख इलाके हैं इसके वितरण के। इस इलाके से जो चीजें मिले हमें, समझ रहे हैं बच्चे। और अभी तो जो बताएं हम, सभी प्रकार के अनाज हमें मिले हैं नवदा टोली से, तो इस संस्कृति के विशेषता को उजागर करती है। आगे देखते हैं हम लोग जोरवे संस्कृति। हम लोग तीन संस्कृतियों को जान चुके हैं अभी तक। जो मालवा संस्कृति का समय पीरियड था बच्चे, वो 1700 से लेकर 1200 बीसी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अंतिम संस्कृति, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति, तो जोरवे संस्कृति है स्टूडेंट, इसका काल पीरियड देखा जाए तो इसका जो काल पीरियड है वो आपका 1500 से लेकर 700 बीसी, कभी कभी इसको कहीं कहीं 1400 भी लिखा जाता है, 1400 से लेकर 700 बीसी, ये समय पीरियड है इस कालखंड, इस संस्कृति का। जोरवे है कहाँ? महाराष्ट्र। जोरवे आपका हो गया, नेवासा आपका हो गया, डैमाबाद हो गया, इनाम गांव हो गया। ये प्रमुख जगह है। इस संस्कृति का संबंध जोरवे संस्कृति से था। यहाँ के लोग भी ग्रामीण थे। यहाँ जो सबसे प्रमुख चीजें मिली हैं आपको, वो इनाम गांव से मिला है, इनाम गांव से और डैमाबाद से। डैमाबाद जो था सबसे विस्तृत स्तर है इस संस्कृति का, लगभग 20 हेक्टेयर में फैला था डैमाबाद, समझे। और यहाँ जो सबसे ज्यादा चीजें यूज किया गया है आपका, वो कांसा का उपकरण है। लेकिन ये संबंध रखता है, क्योंकि यहाँ के लोग कैसे थे, ग्रामीण थे, इसलिए संबंध रखता है प्री हड़प्पा युग, ठीक है। प्री हड़प्पन युग से इसका संबंध है। प्राक हड़प्पा काल का ये साक्ष्य है, प्राक हड़प्पा काल का ये साक्ष्य है। इनाम गांव को देखा जाए तो ये है स्थित कहाँ? इनाम गांव महाराष्ट्र में जो है,
और यहाँ से जो चीजें मिली है, गोलाकार गड्ढे के घर मिले हैं। जो घर होते थे, अभी घर कैसा होता है, अभी का घर देखे तो आप इस टाइप से, लेकिन उस समय का गोलाकार गड्ढे में बना हुआ घर मिला है बच्चे, जो कि इनाम गांव से मिला है। यहाँ से एक मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग, जो यहाँ के लोग थे बच्चे, वर्शिप करते थे मातृ देवी की, मातृ देवी का वर्शिप करते थे यहाँ के लोग। ठीक है, एक और जगह है आपका इनाम गांव वाला। इनाम गांव है कहाँ पे, इनाम गांव पुणे, पुणे महाराष्ट्र के आसपास है। ठीक है, यहाँ से एक और जगह, एक पुणे से एक और जगह मिली है हमको इस संस्कृति से रिलेटेड, वाल्की। वाल्की है, जो वाल्की है, यहाँ से हड्डी का फाल, हड्डी का फाल, फाल वही जिससे गांव में जो बैल से चलाने वाला जो हर होता है ना, तो हर में लोग ना फाल यूज करते थे, उसमें हड्डी से बना हुआ फाल मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसका नई दिशा को निर्देशित करती है कि यहाँ जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो हड्डी के उपकरण भी यूज करते थे। और पत्थर और धातु तो हो गया, अब हड्डी के भी पता चला है यूज करने का। बीज डालने के लिए बर्मों का उपयोग करते थे इनाम गांव के लोग। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेवासा। नेवासा, ये इसका संबंध भी आपका जोरवे संस्कृति से है, जोरवे संस्कृति से। ये कहाँ पे है, अहमदनगर में। ये अहमदनगर है जो महाराष्ट्र के उस इलाके में है, ये अहमदनगर में। ठीक है, परवरा नदी के किनारे, यहां से पटसन और रेशम के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इसके खोज कौन किए थे, नेवासा के एम.एन. देशपांडे ने, जो हिस्टोरियन थे वही इनकी खोज की थी। अब जानेंगे हम लोग डेमाबाद के विषय में भी। जो पहली बार कुर्थी होता है ना, कुर्थी एक अनाज होता है, कुर्थी, ये अनाज के विषय में भी इसको कुल्थी भी बोलते हैं, कुल्थी। इसका साक्ष्य में डेमाबाद से मिला है। ठीक है, और यहाँ से लोबिया की भी उपस्थिति मिली है, वो भी एक प्रकार का अनाज था, समझे। और ये जो डेमाबाद था वो कच्ची दीवारों से किला बंद किया गया था, मतलब किला बंद समझ रहे कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए ये डेमाबाद है, तो इसके चारों ओर से कच्ची दीवार से इसको किला बंद किया गया था। ये एक गोदावरी नदी घाटी में है और देखा जाए तो यहाँ से एक अर्धवृत्ताकार मंदिर जैसा आकार मिला है। तो ये अनुमान लगाया गया कि मंदिरों का कॉन्सेप्ट व्यक्तियों में पहले ही आ चुका था, भले इसका विस्तृत रूप या इसका मूर्त रूप हमें बाद में देखने को मिलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में कुछ कुछ चीजें थी जो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिला है, कांसा के चीजें मिले हैं। और अब जानेंगे कि एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, ये हमारे थे, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो शिशुओं को होने वाला जो अस्कर्वी रोग है, अस्कर्वी रोग जो बच्चों के होता है ना विटामिन सी की कमी से, वो अस्कर्वी रोग के भी साक्ष्य मिले हैं हमें, जो जिसका संबंध हमारे जोरवे संस्कृति से है और डेमाबाद में इसके साक्ष्य मिले हैं। अब इसके हम लोग प्रमुख चीजों पे कुछ नजर दौड़ाते हैं। तो ये था हमारे 4 संस्कृतियां। और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चे जो मालवा संस्कृति से मिला है हमें, मालवा संस्कृति से, वो गुनगेरिया एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 400 से ज्यादा ही उपकरण मिले हैं हमके तांबा के, जो गुनगेरिया से मिला है। और गुनगेरिया कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये इलाकों का वितरण था पूरे भारत में जो चीजें मिली हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट जगह है आपका महिषदाल, जिसका संबंध है आपका बंगाल से, वहां से भी ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब इलाके थे जो कि हमें इस काल के जो साक्ष्य है वहां से मिलता है इन साइटों से, और इसी आधार पे हम लोग इस कालखंड के विषय में जानते हैं, इंफॉर्मेशन ज्ञात करते हैं। तो हम लोग ये सब चीजें आज सीखें कि जो हम लोग सरसरी निगाह से एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या सीखें कि ताम्रपाषाण काल इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है, और
ताम्रपाषाण इसको इस काल को क्यों बोला जाता है, इसके क्षेत्र कौन कौन से इलाके हैं, कहाँ कहाँ से इसके प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से इसके प्रमुख साक्ष्य हैं, इन चीजों के आधार पे इसको हम लोग जाने। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, कुछ इतिहासकार जैसे कि एक नाम है आपका स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने एक किताब लिखी थी, इनकी जो एक किताब है, बुक है, वो बुक का नाम है प्री हिस्टोरिकल इंडिया। देखिए ये प्री हिस्टोरिकल इंडिया ये किताब है। और एक और इतिहासकार हैं हाइन गिल्डर्न। ये ना ताम्रपाषाण की जो संस्कृति है इसका संबंध आर्यों से रखते हैं कि आर्यों ने ही इस संस्कृति की शुरुआत की। ताम्रपाषाण मतलब कि धातु को यही लोग लेकर आए और धातु का खोज उपयोग इन्होंने ही शुरू किए जो थे। ये कौन बोलते हैं, कौन से हिस्टोरियन? हाइन गिल्डर्न। और एक है हमारी स्टुअर्ट पिगट जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्री हिस्टोरिकल इंडिया।